चलिए अब देखते हैं हम लोग डायमेंशन का थर्ड एप्लीकेशन। पहले हम दो एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं आपको। पहला एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, सेकेंड एप्लीकेशन था टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, और थर्ड जो है वह है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम लोग देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन, to find the relation between different physical quantity, different physical quantities। चलिए कैसे हम लोग करेंगे थोड़ा समझते हैं इसको, समझो। तो डायमेंशन मेथड के द्वारा सभी टाइप का रिलेशन हम लोग डेराइव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो सारे रिलेशन नहीं डेराइव कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, और उसी रेंज में हम लोग डायमेंशन मेथड के द्वारा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्या लिमिटेशन है, पहले लिमिटेशन ही देख लेते हैं डायमेंशन मेथड का। तो पहले लिख लेते हैं लोग लिमिटेशन। लिमिटेशन पहला कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से अधिक टर्म रखता है तो वह रिलेशन डायमेंशन मेथड से डेराइव नहीं होगा। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी have more than one term, then that relation does not derive by dimension method, डायमेंशन मेथड, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे वेलोसिटी है, क्या लिखते हैं u प्लस ए टी, एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी एक से अधिक टर्म रख रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक से अधिक टर्म रख रहा है, इसीलिए डायमेंशन मेथड से डराइव नहीं किए जा सकते हैं। तो पहला लिमिटेशन ये हुआ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से अधिक टर्म रख रहा है तो उस रिलेशन को डायमेंशन मेथड डेराइव नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो कंक्लूजन यही हो रहा है कि डायमेंशन मेथड उस तरह के रिलेशन को डेराइव करेगा जिसमें एक ही टर्म होगा, है ना, जिसमें एक ही टर्म होगा। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो सेकेंड लिमिटेशन क्या है समझ लेते हैं। ये हो गया, एक से अधिक टर्म रख रहा है तो वह रिलेशन डेराइव नहीं किए जा सकते हैं, किस मेथड से, डायमेंशन मेथड से। अच्छा, इसका मतलब सिंगल टर्म वाला डेराइव किया जाएगा तो नहीं, सिंगल टर्म वाला भी सभी रिलेशन डेराइव नहीं किए जा सकते हैं। अगर मान लो सिंगल ही टर्म है लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है तो वह रिलेशन डायमेंशन मेथड से डेराइव नहीं होगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन सेकेंड वाला, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन dimensionless quantity, then that relation does not derive by dimension method,
डायमेंशन मेथड। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये रिलेशन डेराइव होगा? तो ये रिलेशन डेराइव नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सिंगल टर्म ही है लेकिन इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, तो ये डेराइव ही नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर n इजकल टू ये लिख देते हैं एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, क्या ये रिलेशन डेराइव होगा? नहीं डेराइव होगा। क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वह डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी वाला रिलेशन तो डायमेंशन आएगा ही नहीं, तो डेराइव कैसे होगा, है ना। तो अगर सिंगल टर्म भी हो गया लेकिन वह डायमेंशनलेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो वैसा रिलेशन डायमेंशन मेथड से डेराइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन। तो एक ही टर्म हो, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है कि एक ही टर्म हो और डायमेंशनलेस क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हो, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है। अगर एक ही टर्म है और वह 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो वह रिलेशन डायमेंशन मेथड से डेराइव नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिख लो, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी depends upon more than 3 physical quantity, then that relation does not derive by dimension method, if any physical quantity depends upon more than 3 physical quantities, then that relation does not derive by dimension method। एग्जाम्पल में देखो, टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम ये होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई mg/d। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, कितने क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है? आई हो गया, एम हो गया, जी हो गया, डी हो गया। आई अब जानते हो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे कंपाउंड पेंडुलम क्या हुआ, मान लो कोई रिजिड बॉडी है, उसको इस तरह से सस्पेंडेड कर दो कि ये फ्रीली ऑसिलेट करेगा, तो ये जो पेंडुलम बना है इसका नाम होता है कंपाउंड पेंडुलम। यहाँ पर मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया और डी डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें डी जो डिस्टेंस है वह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। एम तो समझ में आ रहा है क्या है? मास, और जी जो है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आई जो है इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। तो आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। एम मास हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और डी जो है वह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस हो गया। तो यह रिलेशन 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यह रिलेशन डायमेंशन मेथड से डेराइव नहीं होगा। एक और एग्जांपल इसका देख सकते हो, लेकिन देखो ये रिलेशन डेराइव नहीं होगा, लेकिन डायमेंशन मेथड से इसका करेक्टनेस चेक होगा, है ना। करेक्टनेस चेक करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, दोनों साइड का आप डायमेंशन रखोगे, अगर इक्वल हो गया डायमेंशन मतलब ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
फ्लोइंग पर सेकेंड का फार्मूला होता है पाई डेल्टा पी R4/8 ईटा एल। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड का फार्मूला क्या हो गया, पाई डेल्टा पी R4/8 ईटा एल। ठीक है, तो यह भी क्वांटिटी जो देख रहे हो 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। P हो गया डेल्टा P जो हो गया वो प्रेशर डिफरेंस हो गया, R हो गया रेडियस ऑफ पाइप। जैसे देखो ये है ना कि ये जो पाइप है और इस पाइप से कितना वॉल्यूम फ्लूइड का पास करेगा पर सेकेंड उसका फार्मूला है। तो ये डेल्टा P जो है ना ये दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस है। क्या है, प्रेशर डिफरेंस। R इसका रेडियस है, एटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आएगा फार्मूला आगे, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन का लिमिटेशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डायमेंशन मेथड से इस रिलेशन को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इंडिकेट करता है, डेल्टा पी इसके बीच का इसके दोनों एंड के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, आर इस पाइप का रेडियस है, एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और एल जो है ना इस पाइप का लेंथ है। ठीक है, तो ये रिलेशन डिराइव नहीं होगा क्योंकि ये जो है वह 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड किया। अब ये बताओ 3 लिमिटेशन के बाद क्या लगता है। 3 लिमिटेशन के बाद तो यही लग रहा है कि डायमेंशन मेथड से उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को रिलेशन डिराइव कर सकते हैं जो 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, और तीनों 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता हूँ, लेकिन 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है इस पर भी एक लिमिटेशन आ जाएगा। अगर 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है लेकिन किसी 2 का डायमेंशन अगर सेम हो जाएगा तो फिर से रिलेशन नहीं डिराइव कर पाओगे डायमेंशन मेथड से। तो नेक्स्ट लिमिटेशन यानी 4th लिमिटेशन, if physical quantity depends upon three physical quantities but any two have same dimension, then such relation does not derive by डायमेंशन मेथड। एग्जाम्पल में देखो, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग जानते हैं, यही हो गया ट्यूनिंग फॉर्क, और ये प्रॉन्ग्स जो है ना उसका डिस्टेंस थिकनेस d दे देते हैं, और इसका लेंथ हो गया l। तो इसको अगर हम लोग रबर पैड पर ऐसे चाहे कहीं भी सरफेस पर स्ट्राइक करके छोड़ोगे ना ऐसे तो वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वह D/L² × V होता है। यह फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, यह हो गया फ्रीक्वेंसी। D जो आप देख रहे हो ये प्रॉन्ग्स का विड्थ है, विड्थ ऑफ प्रॉन्ग। एल समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ प्रॉन्ग हो गया, और भी जो हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया। क्लियर है।
तो यहाँ पर देखो डी भी थिकनेस है, थिकनेस का मतलब क्या हो गया, लेंथ। ये भी लेंथ है तीन ही फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन डी और एल ये दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम। तो डायमेंशन जब सेम होगा तो डायमेंशन मेथड से डेराइव करोगे तो कौन सा एल डी के लिए आया है और कौन सा एल एल के लिए आया है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यह तरह का रिलेशन जो है वह डायमेंशन मेथड से आप डेराइव नहीं कर सकते हो। अब बताओ क्या लिमिटेशन होगा। तो पहला लिमिटेशन हम बताए थे कि अगर एक से अधिक टर्म रख रहा है तो वह रिलेशन डेराइव नहीं होगा। दूसरा लिमिटेशन क्या, कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर डिपेंड किया तो वह रिलेशन डेराइव नहीं होगा। तीसरा लिमिटेशन, कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड किया तो वह डेराइव नहीं होगा। चौथा लिमिटेशन, अगर फिजिकल क्वांटिटी 3 ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है लेकिन किसी 2 का डायमेंशन सेम हो जाएगा तो वह रिलेशन भी डायमेंशन मेथड से डेराइव नहीं करेंगे। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अब तो आप निकाल पा रहे हो ना कि वैसा फिजिकल रिलेशन को ये डिराइव करेगा जिसमें एक ही टर्म हो, मैक्सिमम 3 क्वांटिटी हो और तीनों का डायमेंशन क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे रिलेशन को हम डायमेंशन मेथड से डेराइव कर सकते हैं। एक और इसका लिमिटेशन है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू का वैल्यू डायमेंशन मेथड नहीं बताएगा। तो नेक्स्ट इसका लिमिटेशन हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखो लिमिटेशन, 5th लिमिटेशन होगा, डायमेंशन मेथड does not gives the value of कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू ये डायमेंशन मेथड नहीं बताता है। क्लियर है, डायमेंशन मेथड कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू नहीं बताएगा। अब इतने लिमिटेशन में रह करके हम लोग डायमेंशन मेथड से कुछ डेरिवेशन करते हैं, है ना। समझिए यहाँ पर 5 लिमिटेशन दिमाग में रखना है। चलो अब इसमें हम एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं। लिखो, कंसीडर एनर्जी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी as a fundamental quantity fundamental quantities and find dimensional formula of surface tension, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। चलो समझते हैं इसको। तो सरफेस टेंशन को एस से डिनोट कर देते हैं। यह किस पर डिपेंड करता है, तो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में मान लो डायमेंशन ए हो गया। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डायमेंशन बी कह देते हैं। डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में सी कह देते हैं। ऐसे लिख लेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, दोनों साइड के फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन रखेंगे। तो एस है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर सरफेस टेंशन का हम देखें तो फोर्स का कितना हो जाएगा, एम एल टी -2 बताया हुआ है सर, और ये हो गया एल, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो एम हो गया, एल 0 हो गया, टी -2, यही ना, ये सरफेस टेंशन का हो गया। तो इसका रख दो डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला एम एल 0 टी -2। ई है एनर्जी, एनर्जी का लिख देते हैं, क्या होता है, ये आपको रटवाए थे, एम एल स्क्वायर टी -2। इसका डायमेंशन कितना है, ए। वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का बता दो, एल टी -1, इसका कितना हो गया, बी। और डी जो है वह डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम ना, तो एम एल -3 और इसका कितना हो गया, सी। क्लियर है। अब क्या करना है कि m का पावर 1 हो जाएगा, l 0 हो गया, t -2 हो गया। यहाँ से देखो m का जो पावर है वह एक साथ रख लेते हैं, यहाँ पर m का a हो गया, यहाँ पर m का c हो गया, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना। यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, m का पावर a होगा और यहाँ पर कितना होगा, c, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या कर दिए, ऐड। चलो लेंथ का देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2a, इसका कितना हो जाएगा, b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3c। और टाइम का डायमेंशन एक साथ रख लेते हैं, यहाँ पर देखो t का कितना हो जाएगा, -2a, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -b। क्लियर है। अब इसके बाद सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दोनों साइड से इक्वेट करो। जैसे यहाँ मास है तो राइट साइड में मास का डायमेंशन कितना है, a + c, और यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर a + c = 1 लिख दो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन इक्वेट कर देते हैं, तो राइट साइड में कितना है देख रहे हो, 2a + b - 3c, 2a + b - 3c, और लेफ्ट साइड में कितना हो गया, 0, तो यहाँ से हमारा हो गया 2a + b = कितना, 3c, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो इसका t वाले को इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया -2a - b, और a साइड में कितना हो गया, -2, -2 दोनों साइड से हटा दो, कितना हो जाएगा, 2a + b = 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको a कह दो ऐसे। क्लियर है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया, लिख लो यहाँ तक, उसके बाद हम लोग आगे ऊपर बढ़ते हैं, समझो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ऊपर में सॉल्व करो इसको। इक्वेशन 2 और 3 को देखो, 2a + b का वैल्यू कितना है, 2, तो ये सेकेंड इक्वेशन में रख देखें, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर c का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम 2 और 3 से अगर हम बात करें तो 2a + b का वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 = कितना हो जाएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 3c, तो बताओ c का वैल्यू कितना हो गया, 2/3, एक तो निकाल लिए c का वैल्यू। अब देखो जब c का वैल्यू निकाल लिए हो तो इक्वेशन 1 से a का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम 1 से बता, तो a का वैल्यू कितना लिखोगे, a = यहाँ पर देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, 1 - c, तो 1 - c का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, यहाँ रख दो, 2/3, बोलो इसका कितना हो गया, 1/3। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो b का वैल्यू निकालना रह गया, तो इक्वेशन 3 से निकाल लेते हैं। फ्रॉम 3 b का वैल्यू कितना लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2 - 2a, 2 हो गया -2, और a का वैल्यू देखो तो कितना निकाले हो, 1/3 ना, यहाँ से 1/3 रख दिए, तो ये हो जाएगा कितना, 2 - 2/3, और भी लिखो तो b का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना हो गया, 6 - 2 दैट इज 4/3। अब हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लिए हैं, अब इक्वेशन a में रख देते हैं।
तो इक्वेशन ए तो आप बोर्ड पर लिखे हुए देख ही रहे हो, यहाँ से लिख लेते हैं। फ्रॉम ए, तो ए तो ये लिखा हुआ है, इसी में रख दो e का पावर a का वैल्यू कितना मिला है 1/3, v का पावर b का वैल्यू देखो वहाँ से 4/3, और d का पावर c का वैल्यू यहाँ से देखो 2/3। तो यही तो हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डेराइव करते हैं। क्लियर है? चलो एक रिलेशन और इसमें हम लोग समझ लेते हैं। एक रिलेशन और समझते हैं। एक क्वेश्चन और, इफ P रिप्रेजेंट करता है रेडिएंट प्रेशर को, P क्या इंडिकेट करता है? P रिप्रेजेंट रेडिएंट प्रेशर, रेडिएंट प्रेशर। Q रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और C रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट वेलोसिटी, रेडिएंट एनर्जी के वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है? आगे दे रहा है इफ X, Y एंड Z आर नॉन जीरो quantities and P to the power X, Q to the power Y, C to the power Z is a dimensionless quantity. Then find the relation between X, Y and Z। X, Y और Z में रिलेशन बताना है। आप इसको लिख लो, फिर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। हो गया? चलिए, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। P याद रखना रेडिएंट प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब प्रेशर हो गया। Q है रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये है B है, C है वेलोसिटी, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर है ना? चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P, Q और C का डायमेंशन लिख लेते हैं। P है प्रेशर, प्रेशर का आपको आता है ml-1 T-2। Q क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का भी डायरेक्टली कहते हैं, याद रखने के लिए आपको ml² T-2। A है एरिया, L² हो गया और A T हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m T-2 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, T-3 हो गया।
और सी किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कहता है p टू द पावर x, q टू द पावर y, c टू द पावर z डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, m0 l0 t0, है ना। तो x y और z में रिलेशन निकालना है। चलिए दोनों साइड का क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग रख दे, फिर डायमेंशन रख देते हैं। p का देख ही रहे हो कितना है, ml माइनस 1, t माइनस 2, q का लिखो यहाँ से mt माइनस 3, c का लिखो lt माइनस 1 और ये z, ये हो गया m0 l0 t0। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखें, पहले m वाले को एक साथ रख लो। यहाँ पर पावर कितना हो गया, 1 इंटू एक्स एक्स, और यहाँ पर कितना था, y था ना यार, तो 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा। और तो मास में नहीं है, लेंथ का देखो कितना हो गया, यहाँ पर बताओ कितना हो गया, माइनस एक्स, यहाँ पर कितना होगा, प्लस जेड। अच्छा टाइम का बताओ कितना हो गया, माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड, और यह m0 l0 t0, यही ना। अब चलिए दोनों साइड का क्वांटिटी इक्वेट कर लो, डायमेंशन इक्वेट कर लो सेम क्वांटिटी का। जैसे मास है, इधर भी मास है, इधर x प्लस वाई है, यहाँ पर 0 है, तो x प्लस वाई को हम लोग 0 लिख देंगे ना। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, माइनस वाई। चलो इक्वेशन 1। लेंथ वाले को इक्वेट करो तो यहाँ से, तो माइनस एक्स प्लस जेड जो हो गया वह कितने के डायमेंशन के बराबर हो गया, 0 के ना। तो x इजिकल टू कितना हो गया, z। तो यही दोनों रिलेशन से तो x y और z में रिलेशन निकल गया। हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं, x इजिकल टू z इजिकल टू माइनस y। क्लियर है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डेराइव करते हैं। और क्या, तो ये डायमेंशन था, यूनिट एंड डायमेंशन, ये तो हो गया फिनिश। अच्छा एक आध क्वेश्चन और भी देख लेते हैं और एक दो पॉइंट और नोट कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। चलिए आगे लिखते हैं। आगे देखो, एक दो प्रॉब्लम ऐसे ही जनरल प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो पॉइंट भी समझ लो। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा तो उसका यूनिट हो सकता है, ये बात याद रखना। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, तो ये पॉइंट तो याद ही रखना है, लिख लेना है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट। एग्जाम्पल बताओ क्या होगा। एग्जाम्पल, एंगल आप जानते हो ना, एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, आपको बताया भी है। लेकिन एंगल का यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यह है डायमेंशन लेस। लेकिन बताओ इसका यूनिट क्या होता है एंगल का, इट्स यूनिट रेडियन। तो यहाँ डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन इसके पास यूनिट है। लेकिन अगर कोई यूनिट लेस क्वांटिटी होगा तो उसका कभी भी डायमेंशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज डायमेंशन। यूनिट लेस क्वांटिटी के पास कभी भी डायमेंशन होगा ही नहीं। क्लियर है, ये दो पॉइंट हो गए। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं।
मिटा दे इसको। तो एक और भी हम लोग क्वांटिटी लिख लेते हैं, एक और टर्म। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि एनर्जी, डेंसिटी, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लो और फिर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालो। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बताओ किस क्वांटिटी को, किस सेट ऑफ क्वांटिटी को आप फंडामेंटल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, वह क्वांटिटी, वह सेट ऑफ क्वांटिटी जिसमें एम, एल और टी नहीं आ जाए, वह फंडामेंटल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, थोड़ा इसको भी समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे देखो, एनर्जी, वेलोसिटी, डेंसिटी। बी में वेलोसिटी, लेंथ, टाइम। सी में एनर्जी, टाइम, लेंथ। डी में वेलोसिटी, एनर्जी, सरफेस टेंशन। बताओ इसमें कौन सा क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, इसमें मास नहीं आ रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी में कितना लिखोगे, एल टी माइनस वन ना, इसका एल हो गया, इसका टी हो गया। तो इसमें मास तो नहीं आया, तो मास नहीं आया तो इस सेट को हम लोग फंडामेंटल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी सभी में देखो, बाकी सभी में आपको मास आया हुआ है। बाकी सभी में देखो, एनर्जी में आ जाएगा मास, इसमें वेलोसिटी, टाइम, सब चीज़ आया हुआ है, तीनों आ गया है। देखो, वही सेट को आप फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट मानना जिसमें तीनों आ जाए, एम, एल और टी, है ना। तो ये जो है वेलोसिटी, लेंथ और टाइम, इसमें मास नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं एक प्रॉब्लम और। एक प्रॉब्लम में बताए थे, आपको बार बार बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली क्या होता है, डायमेंशनलेस। जनरली, ऑलवेज नहीं। तो थोड़ा उसके लिए एक आपको हम प्रॉब्लम करके समझा देते हैं, बहुत सिंपल लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरी विथ टाइम v इज इक्वल टू 2t, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में है, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2 का डायमेंशनल फार्मूला हमें बता दो, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो v इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इंटू टी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या हो जाना चाहिए, सेम, या फिर 2 ऐसे लिखोगे ना, v बाई टी। अब ये बताओ 2 का डायमेंशन किसके बराबर होगा, v बाई टी के,
और v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, कितना लिखेंगे lt माइनस 1, और ये हो गया t। बताओ और क्या लिख सकते हैं इसको, lt माइनस 1 और इसका पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा माइनस 1 हो गया, कितना हो गया lt माइनस 2। तो 2 का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया lt माइनस 2। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटिटी है दिया हुआ है कांस्टेंट क्वांटिटी तो वह हमेशा डायमेंशन लेस होगा, उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है। आई बात समझ में। तो यूनिट और डायमेंशन का हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब इस पर एक क्लास हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस का देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस है ना, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, थैंक यू।